आज हम लोग का सेशन शुरू करते हैं। आई थिंक आई एम ऑडिबल। सुनाई पड़ रही, आवाज आ रही है ना? पहले हम लोग रोज की भांति 2-3 मिनट मेंटल एक्सरसाइज कर लेंगे। उसके बाद आगे हमारा आज का कार्यक्रम शुरू करेंगे। लेट अस सिट स्ट्रेट। लेट अस फोकस at the center of our eyebrows. Inside the pineal gland, we can make some impulse that will ignite our inner system. विशेष रूप से अंदर की जो बोधि है वो सक्रिय होती है। सबसे पहले मैं अपने माता पिता को प्रणाम निवेदन करते हुए, अपने पूर्वजों को प्रणाम निवेदन करते हुए, विशिष्ट उच्च आत्माओं को प्रणाम निवेदन करते हुए, उनके द्वारा मुझे जो इस दुनिया में प्रेरित किया गया एक विशेष उद्देश्य से, उस उद्देश्य को मैं अपने चरित्र बल से, अपनी योग्यता से, अपने गुणों से पूर्ण कर सकूं, इसकी आशीर्वाद उनसे प्रार्थना करते हुए धीरे धीरे मैं अपने आप के अंदर प्रवेश करने का कोशिश करूंगा। आज और एक दूसरे विधि से अपनी एकाग्रता को निश्चित करूंगा। Let us try to follow breathing in and out through my nostrils. नाक से जो वायु की प्रवाह हो रही है इन एंड आउट, उसको धीरे धीरे अनुसरण करने का कोशिश करूं। इससे प्राणायाम की प्रक्रिया स्वतः होने लगती है और इससे मन एकाग्र होता है, मन शांत होता है, इसमें आत्म दृष्टि की शक्ति धीरे धीरे खुलने लगती है। सांस की प्रवाह को और भी गहराई से अनुभव करने का कोशिश करो। हम अनुभव कर सकते हैं हम उस परम शक्ति के संतान हैं, उस परम शक्ति के अंश हैं, उस परमात्मा के अंश हैं। अंदर में एक पवित्र ऊर्जा को अनुभव कर सकते हैं, एक
आत्मीय शक्ति का अनुभव कर सकते हैं। इस दुनिया में आगमन का जो विशेष उद्देश्य है, उस उद्देश्य को, उस महान उद्देश्य को हम अनुभव कर सकते हैं। मैं अपने अंदर में पूरे विश्व ब्रह्मांड को धीरे धीरे अनुभव कर सकता हूँ। धीरे धीरे अब मैं अपनी जगह पे वापस आता हूँ। अपनी आंखों को उन्मूलन करता हूँ। मैं गहराई सांस के साथ आज का ये इस मानसिक एकांतिकता को यही समाप्त करता हूँ। आगे सत्यानुसरण से रोज की तरह एक अंश को आज हम पाठ करेंगे। सत्यानुसरण अब जानते हैं ये वशिष्ठ ठाकुर अनुकूलचंद्र जी द्वारा दिया गया अपने शिष्य को कुछ बातें हैं जिसे हम विश्व के सारे महाग्रंथों का सार के रूप में समझ सकते हैं। उसका एक अंश मैं पाठ कर रहा हूं। यदि परीक्षक बनकर अहंकार सहित सद्गुरु अथवा प्रेमी साधु गुरु की परीक्षा करने जाओगे तो तुम उनमें अपने को ही देखोगे, ठगे जाओगे। सद्गुरु की परीक्षा करने के लिए उनके निकट संकीर्ण संस्कार विहीन होकर प्रेम भरा हृदय लेकर दीन एवं जहां तक संभव हो निरहंकार होकर जाने से उनकी दया से कोई संतुष्ट हो सकता है। उन्हें अहं की कसौटी पर कसा नहीं जाता, किंतु वे प्रकृत दिनतरूप भेड़े के सिंग पर खंड विखंड हो जाते हैं। हीरा जिस तरह कोयले इत्यादि गंदी चीजों में रहता है, उत्तम रूप से परिष्कार किए बिना उसकी ज्योति नहीं निकलती, वे भी उसी प्रकार संसार में अति साधारण जीव की तरह रहते हैं। केवल प्रेम की प्रक्षालन द्वारा ही उनकी दीप्ति से जगत उद्भासित होता है। प्रेम ही उन्हें पहचान कर सकता है। प्रेमी का संग करो, सत्संग करो, वे स्वयं प्रकट होंगे। अहंकारी की परीक्षा अहंकार ही कर सकता है। गलित अहं को वो कैसे जान सकता है? उसके लिए एक किंभूत किमाकार अद्भुत लगेगा, जिस तरह से ब्रज मूर्ख के सामने महापंडित। ये जो कुछ चंद बातें हैं, इसका मूल तात्पर्य है, अगर हम किसी से शिक्षा लेना चाहते हैं, ज्ञान लेना चाहते हैं, किसी से हमको जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो निरहंकार होकर जाने से ही उनसे प्रकृत जो गुरु हैं, प्रकृत जो ज्ञानी है, उनसे ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। अगर हम अहंकारी बनकर अहंकार के भेष में, अहंकार की भावना से हम उनके पास जाएंगे, मैं भी बहुत कुछ जानता हूं, मैं भी बहुत कुछ हूं, ऐसी भावना लेकर अगर प्रकृति ज्ञानी के पास अगर मैं जाता हूं,
तो वो अपने आप को प्रकट नहीं करते, अपने आप को खोलते नहीं है। वो उन्हें उन्हीं के पास अपने आप को प्रकट करते हैं, अपनी अंदर की जो ज्ञान की ज्योति है वो उद्भाषित करते हैं, जो प्रकृत रूप से जानने की तमन्ना से, ज्ञान प्राप्ति की तमन्ना से निरहंकार होकर उनके पास उपस्थित होते हैं। यही इसी का कहने, इस पैराग्राफ का मूल तात्पर्य है, यही है। उदाहरण में कहा गया है, हीरा को पहचाना नहीं जा सकता है। हीरा कोयले के अंदर रहता है, अगर उसको उत्तम से साफ नहीं किया जाए, मतलब अपने अहंकार को अगर साफ हम नहीं करेंगे, तो उनकी ज्योति से हम प्रकाशित नहीं हो पाएंगे। कहने का ये मतलब है। तो आज जो चर्चा का विषय है उसको, उस पर अब हम लोग आते हैं। चर्चा का विषय है शिक्षा और आत्मोन्नयन। आज इस विषय में चर्चा करने के पहले एक मैं सोच रहा था कि कहाँ से शुरू करूं। एक तो कहानी बचपन की याद आ गई, जो कई बार हमने सुना था। शिक्षा पे तो हम लोग हमेशा, लोग शिक्षक है, मैं खुद ही एक शिक्षा संस्था से जुड़ा हुआ हूँ। शिक्षक बन पाया हूँ कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन लोग शिक्षक कहते हैं। संस्था मुझे एक शिक्षक के रूप में मुझे अपॉइंटमेंट दिया है। अपनी जीवन की भी अनुभूति है। और शिक्षा केवल संस्था से ही नहीं जुड़ा हुआ रहता है, परिवार में भी हम लोग शिक्षा देते हैं, अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं, अपने से जो छोटे हैं उनको हम शिक्षित करते हैं। जिस विषय में जिसकी जानकारी है उनके पास जाके शिक्षा लेते हैं। तो शिक्षा जीवन का अत्यंत अहम स्तंभ है। तो शिक्षा एक्चुअली है क्या, ये एक दो स्टोरी पहले वहां से हम लोग शुरू करते हैं। कहानी एक है, जब रविंद्रनाथ टैगोर अपना नया विश्वविद्यालय खोलने की कल्पना कर रहे थे, अपना जुगाड़ में थे, व्यवस्था कर रहे थे, शांति निकेतन जो बोलपुर में है। तो इस बीच में वो उन्होंने एक स्कूल खोल रखा था, स्कूल बनाए थे। धीरे धीरे उसको वहीं पर विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। तो स्कूल में एक दिन एक घटना घटी है। बहुत सारी घटनाएं, उसमें से एक घटना को मैं आज आपके सामने में रख रहा हूँ, जिसके साथ हमारा दैनिक जीवन का एक बहुत संबंध है। छोटी सी घटना है, बहुत आम घटना है, लेकिन उसका महत्व को हम लोग समझ सकते हैं उस छोटी सी घटना से। एक बार एक शिक्षक ने रविंद्रनाथ टैगोर के पास पहुंचे एक विशेष समस्या लेकर। उन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर को कहा कि गुरुदेव, एक छात्र को लेकर मैं बहुत परेशान हूं। वो है क्या कि उस बच्चे को हमने तरह तरह से पढ़ाने की कोशिश की। केवल मैंने नहीं किया, सारे शिक्षकों ने कोशिश किया, किसी ने भी सफल नहीं हुआ। उसको हम लोग पुस्तक देते हैं, कापियां देते हैं पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, उनको समझाने का कोशिश करते हैं। वो केवल क्लासरूम से बाहर चला जाता है, उस कागजों को फाड़ फाड़ के हवा में उड़ाता है, उसमें से पतंग बनाता है, तितलियां बनाती है, एरोप्लेन बनाता है, इधर उधर दौड़ते रहता है, जंगलों में घूमता है, नहीं बगीचों में घूमता है। उसको किसी भी हालत में हम उसको पढ़ाने में सफल नहीं हो रहे हैं। किताब को तो सारा फाड़ के वो फेंक देता है। कई किताबों हमने दिया, सारे को उन्होंने उस तरह से। अब इसका हम क्या उपाय है, इसका तो संभव नहीं। अब इसको तो भेजना पड़ेगा बाहर, घर भेजना पड़ेगा, वापस भेजना पड़ेगा। तब रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक बात कहा कि आप उसको क्या पढ़ाना चाहते हैं। उसमें साहित्य है, विज्ञान की जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो है, इतिहास है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा, जो आप उनको पढ़ाना चाहते हैं उसे
उस विषय को उस पुस्तक में उसे उसे नहीं मिल रहा है। वो उसको बाहर ढूंढना चाहते हैं, वास्तव आंखों से वो दिखना चाहता है, लेकिन आप उसको बाहरी दुनिया से उस पुस्तक के अंदर उसको प्रवेश करवा रहे हैं। और ऐसे आप करेंगे तो उसको कहाँ से उसको पढ़ाई होगी, उसकी पढ़ाई होगी। आप उसको वास्तविक दुनिया से जब तक नहीं जोड़ेंगे, केवल पुस्तक के अंदर उसे इतिहास को ढूंढने का ढूंढने ढूंढने के लिए उसको प्रेरित करेंगे, विज्ञान को केवल पुस्तक के अंदर ढूंढने का उन्हें प्रेरित करेंगे, तो कभी वो सीख नहीं पाएगा। इसलिए वो उस पुस्तक को मूल्य, पुस्तक का मूल्य वो कुछ भी नहीं है उसके लिए, इसलिए उस पुस्तक को फाड़ के फेंक देता है। वो ढूंढता है दुनिया में, बाहर में, वास्तविक दुनिया में, तो उस जगह पे उसको लाना पड़ेगा। तब उन्होंने, शिक्षक को समझ में आया, उन्होंने नई तरीके से उसे प्रयास किया और जो वो उसको पढ़ाना चाहते हैं उसको आसपास में घुमा फिरा के प्रकृति से, परिवेश से उसको समझाने का कोशिश की। उसके बाद कुछ चंद दिनों के अंदर उनके अंदर में एक ऐसा परिवर्तन आया, अब वो किताब का वो खुद खोज करने लग गया, और भी किताबों के प्रति उसकी इच्छा ललक बढ़ गई। तो शिक्षा का जो मूल बात है वो यहीं पे टिका हुआ है। हाउ आई एम एबल टू कनेक्ट माई सेल्फ, आई एम स्टूडेंट, हाउ मच आई एम एबल टू कनेक्ट माई सेल्फ विथ माई एनवायरमेंट टू लर्न। क्योंकि हमारा हर एक दैनिक जीवन मेरे परिवेश के साथ जुड़ा हुआ है। उस जुड़ाव को अगर हम शिक्षा के अंदर खोल नहीं पाएंगे, उस जुड़ाव को हम छात्र के सामने में उपस्थित नहीं कर पाएंगे, तो उसके लिए ये शिक्षा उस किताबी शिक्षा की तरह रह जाएगा, लिटरेसी होगा, एडुकेटेड नहीं होगा। और एक घटना का मैं उल्लेख करना चाहूँगा, और भी बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है वो, जिनका मैं सत्यानुसरण पाठ किया। श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी, उनके भी विद्यालय थी, तो कुछ शिक्षकों के साथ एक समस्या पैदा हुई एक छात्र को लेकर। छात्र के बारे में एक कंप्लेन लेकर ठाकुर जी के पास आए कि एक लड़का है जो उसको पढ़ने में एकदम रुचि नहीं है, और वो केवल भाग के खाली सिनेमा देखने का इच्छा जाहिर करता है, कभी इधर उधर पैसा जुगाड़ करके वो सिनेमा देखने चला जाता है। किसी भी हालत में उसको हम लोग पढ़ाई करवाने में सक्षम नहीं हो रहा है। अब उसको कोई उपाय नहीं है, उसको घर भेजना ही पड़ेगा, उनको पेरेंट्स को बुला के उसको घर भेजना पड़ेगा। तब ठाकुर अनुकूल चंद्र जी ने कहा कि ठीक है, उसके पास एक बार मैं उससे मिलना चाहता हूँ, एक बार भेजो मेरे पास। तो उसे भेजा गया, तो उनका ट्रीटमेंट थोड़ा सा अलग था। वो छात्र से कहा कि तुम सुनते कि तुम बहुत फिल्म देखते हो, मुझे तो फिल्म देखने की समय नहीं है, बहुत अच्छा तुम फिल्म देखो, मैं तुम्हें पैसा दूंगा, तुम फिल्म जरूर देखो, और फिल्म की जो कहानी है वो तुम मुझे आके बताना। तब तो बड़ा वो लड़का तो बड़ा उत्साहित हो गया, अरे जो यहाँ के हेड है वही है मुझे सिनेमा देखने के लिए प्रेरित कर रहा है, तो बहुत खुश हो गया, उत्साहित हो गया। तो ठाकुर जी ने उनको पैसा देने की व्यवस्था की, पुलिस पैसा दिया और उसको जाके सिनेमा देखने के लिए पहुंचा दो, और जब सिनेमा खत्म होगा उसको लेके आ जाना। ऐसे कई दिनों तक चलता गया। वो लड़का आता था और ठाकुर जी के पास आके सिनेमा की कहानी वो बताता था। अब ठाकुर जी ने कहा कुछ दिन के बाद कि तुम एक काम करो, हमेशा तो मैं व्यस्त रहता हूँ लोगों के बीच में, तुम एक काम करो, जो कहानी है वो तुम अच्छे से अपनी मातृभाषा में, बांग्ला में लिख के रखना, और वो मुझे कॉपी दे जाना, मैं समय निकाल के पढ़ लूंगा। अब वो और भी उत्साहित होकर उसको लिखना शुरू किया। कई दिन ऐसा भी चला। अब एक दिन ठाकुर जी उनको बोले कि तुम तो बहुत अच्छा लिखते हो, इतना अच्छा तुम तो बांग्ला में लिखते हो, इसको तुम अंग्रेजी में भी लिख सकते हो। तुम एक काम करो, यहाँ पे जो बहुत बाहर से लोग आते हैं जिनको बांग्ला नहीं आती है, उनके लिए तुम इसको अंग्रेजी में उसको अनुवाद करके लिखो। अब वो और भी उत्साहित होकर उसको फिर सिनेमा देखता था, कहानी बांग्ला में लिखता था, उसका अंग्रेजी में अनुवाद करता था और देखे जाता था। और ठाकुर जी उसको बहुत प्रेस करते थे, बोले बहुत अच्छा तुम लिख रहे हो, अब देखो कितने लोग इस कहानी को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तुम्हें कितना प्रशंसा मिल रहा है, तुम तो अच्छा पढ़ाई करते हो। ऐसे करते करते हो गया क्या, प्रशंसा के लालच में और उसको पढ़ाई के प्रति उसकी इच्छा जागृत हो गई। अब वो धीरे धीरे इंटरेस्ट पढ़ाई की तरफ बढ़ गया, धीरे धीरे सिनेमा छूट गया। हाँ, अब ये सवाल है कि ये जो साइकोलॉजी है,
ये साइकोलॉजी को हमको समझना पड़ेगा कि क्या हुआ, क्या उसके अंदर में इंटरेस्ट को ग्रो करने के लिए, इंटरेस्ट को जगाने के लिए ऐसा इस तरह से छात्रों को प्रेरित किया जाए ताकि वो अब जिस विषय को मैं पढ़ाना चाहता हूँ उस विषय से अब उसका एक आत्मीयता का संबंध बन जाए। ये होता है शिक्षक की गुण पे, और ये तभी हो पाता है जब शिक्षक के साथ उसका उस छात्र का एक बॉन्डिंग बनता है। हम पिछले जो अध्याय में हमने चर्चा किया था मन की खोज में, उसमें मूल बात थी कि जब तक एक मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति, जब तक वो मनोवैज्ञानिक के साथ मानसिक रूप से जब तक नहीं जुड़ता है, अपने आप को वो खुलने का मौका उसको जब तक नहीं मिलता है मनोवैज्ञानिक के साथ पास, तब तक उसकी बीमारी की समस्या जो जड़ जो है वो खुलती नहीं, उसका समाधान नहीं होता है, बीमारी उसकी बनी रहती है। शिक्षक के साथ भी वही बात है। जब तक छात्र अपने आप को शिक्षक के सामने अपने ओपन नहीं कर पाएगा, तब तक उसके साथ में शिक्षक के साथ छात्र का बंधन मजबूत नहीं होगा। और यह बंधन मजबूत होना या इस तरह के छात्र अपने आप को ओपन करने की जो प्रक्रिया है, यह तभी हो पाती है जब वो शिक्षक के अंदर अपने माता पिता को वो देखता है, अपने एक शुभाकांक्ष, एक गुड विशेष के रूप में देखता है, एक प्रेमिक व्यक्ति के रूप में देखता है कि ये हमारा भला चाहता है, हमारा अच्छा चाहता है। ये भावना जब तक हम छात्र के बीच में एक शिक्षक इम्पार्ट नहीं कर पाएगा, तब तक छात्र की इच्छा जो आग्रह जो है वो शिक्षक के प्रति नहीं होगी। और शिक्षक के प्रति अगर जब तक आग्रह मजबूत नहीं होता है, तब तक छात्र में शिक्षा पाने की प्रवृत्ति नहीं पैदा होती है। और ये है शिक्षा का मूल बात। दैट मीन्स रिगार्ड एंड रेस्पेक्ट टू द टीचर इज द ओनली की ऑफ एडुकेशन। हम लिटरेशन की बात नहीं करते हैं, लिटरेशन एंड एडुकेशन में फर्क। लिटरेशन मीन्स टू नो मोर एंड मोर इंफॉर्मेशन, वो हो गया लिटरेशन। सारे तथ्य को हमने जानकारी लिया और वो एग्जाम में लिख दिया, मैं मार्क्स पाके पास हो गया। जो हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूशंस में मोस्टली होती है, जो आईआईटी मेडिकल के कोचिंग इंस्टीट्यूशन में क्या होता है, वो इंफॉर्मेशन को प्रोबेबल जितना भी क्वेश्चंस का उसका इंफॉर्मेशन को उस तक पहुंचा देता है। हाँ, एक बेसिक नॉलेज तो जरूर होना चाहिए, उसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन एडुकेशन मीन्स हाउ टू मेक ए मैन ए रियल मैन विथ नॉलेज। मतलब नॉलेज प्लस कैरेक्टर इज एडुकेशन। केवल नॉलेज होने से भी नहीं होगा, केवल कैरेक्टर होने से, कैरेक्टर प्लस नॉलेज। फर्स्ट कैरेक्टर मीन्स हाउ, सबके पास कुछ ना कुछ, एक मैकेनिक, एक बाइक मैकेनिक के पास भी जो नॉलेज है मेरे पास नहीं है, उस मामले में वो एक्सपर्ट है। नॉलेज प्लस कैरेक्टर, ये दो मिलके तब जब व्यक्तित्व जो बनता है, दैट इज कॉल्ड एक्चुअल एडुकेशन। तो उस एडुकेशन में किसी भी तरह की कोई भी कमी नहीं रहती है। वो समाज के लिए, दुनिया के लिए, देश के लिए, परिवार के लिए एक एसेट बन जाता है। जितने भी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स बने हैं, सक्सेसफुल व्यक्ति बने हैं, सबके अंदर में देखिएगा, सबके जीवन में इस तरह का एडुकेशन जरूर रहा है। लेकिन फंडामेंटल एडुकेशन कहाँ से शुरू होता है? वो शुरू होता है परिवार में। ये तो इंस्टीट्यूशनल एडुकेशन तो बाद में आया, हम तो बेसिक एडुकेशन जो है वो परिवार में शुरू होता है। सो फैमिली इज द फंडामेंटल बेसिक ऑफ एडुकेशन। जो शिक्षा का जो मूल जगह है वो है परिवार। तो शिक्षा जब हम देंगे, जब इंसान को हम शिक्षा देते हैं, तो शिक्षा किसको हम शिक्षित करेंगे? इंसान को करेंगे। उसका अस्तित्व, एक एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग, वो उसमें क्या क्या चीज है? दो चीज है। एक है उसका टू फैक्टर्स वहां पे एक्टिव है। ह्यूमन एग्जिस्टेंस को वो एड्रेस करता है। ह्यूमन एग्जिस्टेंस खड़ा है, इट स्टैंड्स ऑन द टू एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ। वन इज बायोलॉजिकल लाइफ एंड इज साइकोलॉजिकल लाइफ। एक है जैविक उसका अस्तित्व और एक है मनोवैज्ञानिक अस्तित्व। हमारा शरीर, हमारा
स्वास्थ्य, हमारा जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स, हमारा हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स, ये जो है ये एक जैविक संपद है। ये हमारे एग्जिस्टेंस का एक पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट। अनदर पार्ट इज साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट, मनोवैज्ञानिक। अपने मेरा मेरा चिंतन करने की तरीका, हम लोग पिछले चर्चा में कर रहे थे। एक है इंस्टिंक्ट, अनदर एस्पेक्ट हो गया तुम्हारा आपका, सॉरी, एक वैशिष्ट्य हो गया जो जन्मगत वैशिष्ट्य, और एक है कर्म शक्ति, जिसको हम लोग शास्त्र में कहता है कि दैव एंड पुरुषकार। तो एक बायोलॉजिकल एस्पेक्ट है जो हमारा संस्कार, हमारा वंशगत गुण, हमारा जैविक गुण जो हम वंश परंपरा से लेते हुए यहाँ तक पहुंचे हैं, वो एक तरीका, एक तरफ है। दूसरा तरफ है हमारा झोंक, हमारा टेंडेंसी, हमारा काम करने की प्रवृत्ति, मेरा इंटरेस्ट, मैं कैसे काम करता हूँ। तो ये दो एस्पेक्ट जो है, ये दो एस्पेक्ट को एड्रेस करने के लिए दो महत्वपूर्ण विषय है जो हमारे आरजे ऋषि ने बहुत महत्वपूर्ण तरीके से इसको उन्होंने आविष्कार किए थे, आज से कम 5 से 6 हजार वर्ष पहले। बायोलॉजिकल एस्पेक्ट को भी मजबूत करना है और भी उन्नत करना है सबको, और साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट को भी उन्नत करना है और भी रक्षा करना है और उसको उन्नत करना है। बायोलॉजिकल एस्पेक्ट, हमारा जो बायोलॉजिकल गुण है उनको स्थितिशील बनाना और भी उन्नत करना, वो कैसे संभव है? वो संभव है प्रॉपर मैरिज सिस्टम से। ये एक बहुत बड़ा विज्ञान है जिसपे हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। वर्णाश्रम और विवाह, ये कितना बड़ा विज्ञान है जिसको सबसे ज्यादा आज हम इग्नोर कर रहे हैं। उसका कितना महत्वपूर्ण उसका रोल है, वो हम लोग तो बाद में चर्चा करेंगे। तो हमारा जो बायोलॉजिकल जो गुण है, संस्कार है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, जेनेटिकल हेरिडिटरी जेनेटिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो उसकी रक्षा, उसका उन्नति प्रॉपर मैरिज सिस्टम से होता है। वो क्या है उसमें हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन जो ऑलरेडी हमको मुझे मिल चुका है, एक छात्र हमारे पास आता है तो वो ऑलरेडी ही इज मेड, उसको नए तरीके से बनाने के, उसके वैशिष्ट्य को हम नहीं बना सकते। जो वैशिष्ट्य लेके वो आया है उसको हम नरिशमेंट कर सकते हैं, उसको हम नर्चर कर सकते हैं। दैट इज ऑन एजुकेशन। इसीलिए आरजे ऋषि ने दो चीजों को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया। एक है शिक्षा, प्रॉपर गाइड के पास, प्रॉपर गुरु के पास, प्रॉपर शिक्षक के पास, प्रॉपर ज्ञानी के पास, जिनके पास जानकारी है, उनके पास जाके वास्तविक रूप से ज्ञान लाभ करना, शिक्षा लाभ करना, चरित्र निर्माण करना, और उस चरित्र निर्माण से जो मुझे प्राप्ति हुई उसको बेहतर मैरिज सिस्टम से अगले जेनरेशन में और बेहतर तरीके से उसको ट्रांसमिट करना। तो सेकेंड पार्ट जो है मैरिज सिस्टम में हम लोग आज बात करेंगे। ये शिक्षा का जो बात है, जो मुझे संस्कार मिला, जो जन्म लेके एक बच्चा आया, उसको हम कैसे आगे एक अच्छा, उसके अंदर जितनी भी संभावनाएं है उसको पूर्ण रूप से विकसित कर कैसे कैसे हम कर सकते हैं। तो एक बच्चा जन्म परिवार में लेता है, 5-6 साल के 8-9 साल तक परिवार का सबसे ज्यादा रोल उसमें रहता है। तो पारिवारिक माहौल कैसा होना चाहिए ताकि उसकी जो संस्कार है उसकी जो पूर्ण रूप से विकसित हो पाए, ताकि आने वाले दिन में जब वो इंस्टीट्यूशनल एजुकेशन लेगा या हायर एजुकेशन में जाएगा तब ताकि उस समय उस अपनी जो अंदर की जो संपदा है उसका पूर्ण विकास हो सके। तो सबसे पहले एजुकेशन शुरू होता है पारिवारिक शिक्षा से। परिवार मतलब दाम्पत्य जीवन, माता पिता, मूल रूप से माता पिता पहले माता को पहचानता है, माता के माध्यम से धीरे धीरे वो अपने पिता को पहचानता है, देख रहा है कि माता एक जन को मान के चल रही है तो वो समझता है ये मेरे पिता है। अब माता पिता के माध्यम से उनके माता पिता और उन्हें और जो परिजन है उनको वो समझता है। माता पिता अगर अपने परिवार के और भी सदस्य हैं उनके अपने माता पिताओं को जब श्रद्धा करता है तो वो भी बच्चा श्रद्धा करने सीखेगा अपने माता पिता को। तो ये पारिवारिक जो बंधन है, पारिवारिक जो माहौल है, ये बच्चे के ऊपर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और डिटेल्स में अगर बात करें, एक बच्चा जब जन्म लेता है, मान लीजिए एकदम बच्चा है,
15-20 दिन, 1 महीने की बच्चा है, 1.5 महीने की बच्चा है, पक्का बच्चा है, वो सोया हुआ है, उसके माता, ये सब देखा गया है, उनके माता पिता आपस बगल बगल में सोए हुए हैं, उनकी माता पिता के हर एक हरकत को वो अपने इंद्रिय से वो रिकॉर्ड कर रहा है। उस उसके उपस्थिति में, उस बच्चे की उपस्थिति में अगर कुछ गलत उनका कोई हरकत हो जाए, एवरीथिंग ही विल रिकॉर्ड इन हिज माइंड, एंड वो जाके उसको पूरा इंस्टिंक्ट कैरेक्टर में जाके पूरा इम्प्रिंटेड हो जाएगा। ऐसा हम न समझे कि वो छोटा बच्चा वो क्या देख रहा है, क्या समझ रहा है। नो, एवरीथिंग ही अंडरस्टैंड्स। तो जन्म का पहली की बात तो उसमें हमने बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जन्म के बाद भी इसका तो आधार बहुत पहले से शुरू हो जाता है, जन्म के बहुत पहले से शुरू हो जाता है। कहा जाता है कि 20 साल, एक बच्चे के जन्म के 20 साल पहले से ही उसका आगे आगे का जीवन तय हो जाता है। 20 साल पहले मतलब उसके माता पिता का पास्ट 20 ईयर्स का लाइफ स्टाइल कैसा था, वो अलग बात है। लेकिन व्हाट आफ्टर बर्थ, सबसे पहले उनके सामने में ऐसा कोई भी आचरण नहीं करना चाहिए जो व्यवहार उस बच्चे से हम नहीं उम्मीद करते हैं। दूसरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एट एनी कॉस्ट देयर शुड नॉट बी एनी डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन, हॉट टॉक अमंग द पेरेंट्स इन फ्रंट ऑफ द चाइल्ड। एक बच्चे का मानसिक स्थिति को सबसे, संतुलन को सबसे ज्यादा गलत तरीके से या दुष्प्रयोग होता है, मानसिक संतुलन बिगड़ता है सबसे ज्यादा जब माता पिता के बीच में एक 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 संघर्ष का माहौल पैदा होता है, एक डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन का माहौल पैदा होता है, हॉट टॉक का ओपिनियन पैदा होता है। बिकॉज एक बच्चा बचपन से ही वो अपने माता पिता को एक कोर्डियल रिलेशन के रूप में देख, वो दोनों को एक ही समझता है। वो माता पिता को एक आइडेंटिटी के रूप में समझता है। वो दोनों, उसके लिए दोनों का महत्व बराबर है। हाँ, थोड़ा बहुत साइकोलॉजिकली देखा गया, जो बॉय है, बॉय अगर आया तो उसके माता के प्रति थोड़ा ज्यादा झुकाव रहता है, और गर्ल चाइल्ड हुआ तो पिता के प्रति थोड़ा ज्यादा झुकाव रहता है। एक बायोसाइकिक एक टेंडेंसी है, कॉमन टेंडेंसी है। तो ये अच्छा है, बट माता पिता दोनों को वो मोटा मोटी एक ही तरह का वैल्यू देता है। तो वो दोनों जो एक है, ये इस पे किसी तरह का दरार वो सहन नहीं कर पाता है। अगर कहीं दिखा उसको थोड़ा बहुत, उसका दिमाग का जो सिस्टम है वो पूरा क्रैक कर जाता है। अब उससे हम उम्मीद करेंगे कि बहुत अच्छा बनेगा, वी कैन नॉट एक्सपेक्ट इट। ऑलरेडी आई हैव डिस्ट्रॉयड हिज माइंडसेट। तो क्या होना चाहिए? फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा उदाहरण मैं दे रहा हूँ, मैं इसी में थोड़ा ज्यादा समय चला जा रहा है क्योंकि दिस इज द फंडामेंटल एरिया ऑफ एजुकेशन। शैक्षणिक संस्थागत शिक्षा तो हम लोग बात करेंगे। जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पर, पिता ने काम के बाद जब घर शाम को लौट रहे हैं, कुछ सामान लेके आए, कुछ खाने का सामान लेके आए, कुछ फल लेके आए, कुछ मिठाई लेके आए, मान लीजिए उदाहरण के तौर पर। क्या कर सकते हैं? एग्जाम्पल के तौर पर बच्चे तो आया, बच्चा उसके पास आया दौड़ के, नेचुरली बहुत देर के बाद पिता आया तो होता ही है। जैसे उस हाथ में देखा, आज तुम्हारे लिए मैं ये लाया हूं, जाओ जल्दी से जाके माँ को देखे आओ। तो वो समझा कि देखिए वो माँ को कितना वैल्यू दे रहा है वो। बच्चा दौड़ के जाके माँ को दिया। जैसे माँ उसे पाया, बहुत अच्छा है, चलो हम आज सबसे पहले हमारे घर के जो इष्ट देवता है उसको हम लोग मिलके देते हैं। पापा को हाथ पैर धोने दो, हम लोग सब मिलके इष्ट देवता को सबसे पहले देंगे। तो तीनों मिलके अपने इष्ट देवता को, अपने गुरु को वो उसमें से पहले निवेदन किया। तो चलो अब आके हम लोग दादा दादी को देते हैं। उसके बच्चे के हाथ से ही दिलवाया गया, जाओ तुम जाओ, सामने खड़ा हो जाओ, दादा को दो, दादी को दो, प्रणाम करके दो। उसके बाद तीनों बहन के बैठ के उसको खाया। ये जो शिक्षा है बच्चा को एकदम तंदुरुस्त कर देगा मानसिक रूप से। ये सब छोटी छोटी घटनाएं हैं। बच्चे के पिता माता के लिए गुण कीर्तन को रहा है, देखो कितना माता पिता का गुण कीर्तन करता है। बच्चों के बीच में विशेष रूप से माताओं को अपने वंश की जो गरिमा है उसके बारे में कहानी बताना चाहिए, वंश के मर्यादा को कहानी, इससे उसका चरित्र निर्माण होता है।
वंश धारा के प्रति अगर श्रद्धा बच्चा का बन जाए तो वो कभी भी उसका चारित्रिक रूप से कभी वो बिगड़ेगा नहीं, हमेशा वो एक गाइडिंग फैक्टर के रूप में काम करेगा। ये सब जो जो छोटी छोटी बात है बहुत बहुत महत्वपूर्ण रखता है एक बच्चे को परवरिश करने में, क्योंकि हमारा जो बॉडी सिस्टम में ही है ये ज्ञान है। मुझे बॉडी सिस्टम में जो अलग अलग इंद्रियां हैं, अलग अलग शरीर के अंश हैं, देखिएगा एक दूसरे से पारस्परिक रूप से जुड़ा हुआ है। और एक भी कोई किसी को कोई क्राइसिस हो जाए, किसी भी शरीर का कोई भी अंग को क्राइसिस हो जाए, बाकी सारे अंग उसको सपोर्ट करने के लिए तैयार हो जाता है। ये प्रकृति का नियम है। हमारा जो यूनिवर्सल सिस्टम है वो भी इस तरह से इकोलॉजिकल सिस्टम बना हुआ है। ये सृष्टि का रहस्य, सृष्टि का सूत्र है, ईश्वर का दान है, विधि का नियम है ये। तो हमारा पारिवारिक माहौल भी ऐसा होना चाहिए, तब जाके हम उम्मीद कर सकते हैं जो भी जन्म के माध्यम से जो भी संस्कार मैं उनके अंदर लाया हूँ वो ठीक से विकसित होगी, उसका चरित्र ठीक ठीक से निर्माण होगा। और झगड़ा तो किसी भी हालत में बच्चे के सामने में नहीं करना चाहिए, किसी भी हालत में। वो सबसे ज्यादा खतरनाक हो जाता है माता पिता का झगड़ा करना। तो ये हो गया हमारा पारिवारिक माहौल, जो हमारा फंडामेंटल जरूरी एक फैक्टर है। तो ये एडुकेशन को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, इसको, इस एडुकेशन को हम किस तरह से संज्ञायित कर सकते हैं। तो एडुकेशन में आया क्या, यहाँ पे तो हमने ज्ञान विज्ञान की बात नहीं की, इतिहास भूगोल की बात नहीं की, साहित्य की बात नहीं की, लेकिन हम बोल रहे कि ये शिक्षा का मूल विषय है। तो शिक्षा का मूल विषय है क्या, उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे। शिक्षा का मूल विषय है हमारा बिहेवियर, हैबिट, हमारा इंस्टिंक्टिव जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो गुण लेके मैं आया हूं, उसको किस तरह से अपने जीवन और वर्धन के अनुकूल में कैसे हम, किस व्यवहार से हम उसको जीवन और वर्धन के अनुकूल में हम प्रयोग कर सके, उसी का मैनिपुलेशन करना, उसी टेक्निक को अपनाना। हमारा जो संस्कार है उस संस्कार को किस हैबिट से, कैसे व्यवहार से, कैसा चारित्रिक प्रयोग से हम उसको जीवन वर्धन के अनुकूल में हम प्रयोग कर सके, इस प्रचेष्टा को ही कहा जाता है शिक्षा। जो विधि हमारे जन्मगत संस्कार को व्यवहार और चारित्रिक रूप से उस व्यवहार को, आदतों को हम जीवन वर्धन के अनुकूल में प्रयोग कर सके, उसी विधि को कहा जाता है शिक्षा। शिक्षा का मूल बात यही है। इसके ऊपर खड़ा होता है बाकी जो ज्ञान प्राप्ति, वो सब हम लोग धीरे धीरे बात करेंगे। अब बच्चा बड़ा हो गया, अब उसको इंस्टीट्यूशनल एजुकेशन में भेजना है, स्कूल में भेजना है, कॉलेज में भेजना है, यूनिवर्सिटी में भेजना है। तो स्कूल कॉलेज में वो जो आएगा तो उस वहाँ पे उसका, स्कूल हो चाहे कॉलेज हो चाहे यूनिवर्सिटी हो, तो ये जो शैक्षणिक संस्थाएं हैं वहाँ पे जो पढ़ाई होती है उसका मूल मंत्र क्या होना चाहिए। हम जो भी पढ़ रहे हैं, विज्ञान पढ़ रहे हैं, इतिहास पढ़ रहे हैं, भूगोल पढ़ रहे हैं, साहित्य पढ़ रहे हैं, जो भी कला पढ़ रहे हैं, जो भी पढ़ रहे हैं, गणित पढ़ रहे हैं, इन सारे उसका मूल उद्देश्य क्या है। सबसे पहले होना चाहिए बच्चों के बीच में एडमायरेशन टू द हायर कल्चर, एक उच्च संस्कृति के प्रति। उच्च संस्कृति का मतलब क्या है, हाउ ऑल ऑफ अस कैन लिव टुगेदर फॉर द बेटरमेंट। हम सब मिलके बेटरमेंट के लिए कैसे जी सकते हैं, इसके लिए हमारा पहले से जैसा जैसा काम होता आया है, हमारे पूर्वजों ने जिस तरह से इसके लिए काम किया, समर्पित किया, दुनिया भर के जो बड़े बड़े लोग इसके लिए कार्य किए, उस व्यक्तित्व के प्रति और उस कार्यों के प्रति
एक श्रद्धा का भावना पहले इम्पार्ट करना, नंबर 1। एडमिरेशन फॉर द हायर कल्चर जब होगा तो ऑटोमेटिकली जो शिक्षा वो ले रहा है उसको फॉर द हायर कॉज वो अप्लाई करने का कोशिश करेगा, निश्चित रूप से करेगा। और उससे क्या होता है कि इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स अंदर में कभी डेवलप नहीं करेगा। I am part of that higher culture and I am cultivating that higher culture and I will take this higher culture for the betterment। ये भावना उसके अंदर में, वो विज्ञान पढ़े, फिजिक्स पढ़े, केमिस्ट्री पढ़े, मैथमेटिक्स पढ़े, हिस्ट्री पढ़े, ज्योग्राफी, फिलोसफी पढ़े, जो भी पढ़े, सबको वो उस काम के लिए इस्तेमाल करेगा। उस अब ऐसी भावना लेके वो इस्तेमाल करेगा कि आई एम द पार्ट ऑफ दिस हायर कल्चर, आई हैव टू अपहोल्ड दिस हायर कल्चर फॉर एवरीवन। ये भावना उसके अंदर में है। जब हमारे अंदर में अच्छा कुछ करने की प्रवृत्ति होती है तब हम ज्ञान ज्यादा से ज्यादा बटोरने लगते हैं। वो खुद ब खुद वो आकर्षित होगा नॉलेज को लेने के लिए। साथ साथ में इसको हम लोग कहते हैं कि एलिवेटेड इंटेलेक्चुअलिज्म, इस वर्ड को, इस तरह का जो भावना है उसको कहते हैं एलिवेटेड। उसका और एक पार्ट है, अगर ये सही है, हम किसी को चीज को तो दिस इज गुड, दिस इज बैड, दिस इज रॉन्ग, दिस इज राइट हम कहते हैं। खाली बोलने से नहीं होगा, why this is wrong, how it is harmful for me and all, वो भी उसको समझाना पड़ेगा। किस तरह से ये हमारे, जैसे उदाहरण के तौर पर मान लीजिए हम वेस्टेज ऑफ वाटर कहते हैं, या वाटर का, पानी का महत्व हम समझा रहे हैं। बहुत कॉमन फैक्टर है। तो पानी का महत्व क्या है और उसको बर्बाद करने से क्या हो सकता है, ये सारी चीज को उसको समझाना पड़ेगा। जैसे कुछ हैबिट्स हम समझा रहे हैं, ऐसा हैबिट नहीं करना चाहिए, ऐसा हैबिट को त्याग करना चाहिए। खाली करना चाहिए बोलने से नहीं होगा, क्यों करना चाहिए वो अच्छी तरीके से समझ रखना पड़ेगा। तो रॉन्ग एंड राइट का जो रीजन है, रीजनिंग उसके सामने रख के तब जाके हम उसको, अगर शिक्षा का बात करेंगे तब उसका होगा कि पूरा माइंडसेट जो है वो सही चीज लेने के लिए तैयार हो जाएगा। एंड थर्ड पॉइंट हो गया, हाउ टू अप्लाई हिज नॉलेज फॉर द मैनकाइंड। हम लोग बचपन से बच्चों के बीच में क्या डाल देते हैं, पढ़ाई लिखाई करो, तुमको पैसा कमाना है। ये ना कहे कि तुम इस तरह से पढ़ाई करो ताकि दुनिया के लिए कुछ कर सको, ये बात कहेंगे तो वो ज्यादा पैसा कमा पाएगा, पैसा उसके पास पीछे भागेगा। ये ना करके हम लोग उसको और छोटा दुनिया में उसको जबरदस्ती डाल देते हैं। उसका दिमाग, एक बच्चा का दिमाग एक्सप्लोर करने की टेंडेंसी उस समय बनी रहती है। एक्सप्लोर द यूनिवर्स, एक्सप्लोर द वर्ल्ड, एक्सप्लोर द साइंस, एक्सप्लोर द कॉज। अब हम लोग जबरदस्ती उस एक्सप्लोरेशन टेंडेंसी को फोर्सफुली मनी सेंट्रिक कर देते हैं, सेल्फ सेंट्रिक कर देते हैं, आत्मकेंद्रिक कर देते हैं, हिंसा प्रवृत्ति में डाल देते हैं। सबको परास्त करके तुमको आगे बढ़ना है, पहले ही हम उसको समझा देते हैं, इसको दिमाग में डाल देते हैं। तो बड़ा काम के लिए बड़ा काम का इच्छा उसके अंदर आएगा कैसे? अगर बड़ा काम की इच्छा आएगा नहीं तो he cannot open a big world in front of him। तो ज्ञान जो वो बटोरेगा शिक्षागत संस्था में, उसको बटोरने का पर्पस केवल है हाउ टू मेक मनी ओनली, हाउ टू मेक अदर्स डाउन, दूसरे को परास्त कैसे करना है, केवल हम पैसे कैसे अपना पाएंगे। अगर ऐसा वो पैसा उपार्जन करता भी है तो फाइनली वो पेरेंट से भी दूर हट जाएगा, क्योंकि पेरेंट ने उसको बताया कि तुमको पैसा ही उपार्जन तुम्हारा का उद्देश्य है, बाकी नहीं है, बाकी सेकेंडरी चीज है। इसके बजाय योर पर्पस इज टू सर्व द वर्ल्ड, योर पर्पस इज टू गेट नॉलेज फॉर द ग्रेटर कॉज, बड़ा उद्देश्य, देश के लिए, दुनिया के लिए, वंश मर्यादा को और भी बढ़ाने के लिए, नया कुछ देने के लिए तुम्हारा ज्ञान आहरण करना जरूरी है, अच्छे जगह पे जाना जरूरी है। जस्ट उसका खाली दिशा को थोड़ा सा बदल दिया जाए, he will start to jump into the knowledge
ओशन ऑफ नॉलेज, बटोरने लगेगा पूरे दुनिया को, हमको दुनिया के लिए कुछ करना है, अच्छा कुछ करना है, हमारे ग्लोरी को और भी पहले बता दिया गया है। हमारा जो हायर कल्चरल ग्लोरी के प्रति उसको जो प्रेरित करने की जो बात कही गई है, हर एक टीचर के अंदर से ये बात आनी चाहिए कि हाउ मच ग्लोरीफाइड कल्चर यू हैड एंड हाउ मच दे हैव डन फॉर अस, हमारे दुनिया के लिए उन्होंने कितना सोचा है। उस दिशा में तुम सोचो, उस दिशा में तुम काम करो, उस दिशा में प्रश्न करो। क्वेश्चनिंग इज, इसलिए गुड, व्हाट इज गुड, व्हाट इज बैड, व्हाई इट इज गुड, व्हाई, हाउ, वेयर, विच, ये सवाल उसके अंदर में आना चाहिए। और उसके लिए शिक्षक को तैयार रहना पड़ेगा टू आंसर। हमेशा हर क्वेश्चन का आंसर टीचर नहीं दे सकता है। हम टीचर के पास भेजते क्यों हैं? माता पिता के पास एक लिमिटेशन है, एक जगह के बाद वो शायद जवाब नहीं दे पाए, तब हम शिक्षक के पास बैठते कि शायद एक एक शिक्षक एक एक अपने अपने विषय में उस सारे प्रश्नों का वो उत्तर दे पाएंगे, तब जाके वो इंस्टीट्यूशनल एजुकेशन में के लिए आता है। वहां पर भी लिमिटेशन है। देन वी नीड ए मैन ऑफ विजडम, जिसको हम लोग पूर्ण गुरु कहते हैं, सदगुरु कहते हैं। पूर्ण गुरु के पास जाके, जिनके पास सारा प्रश्न का उत्तर हो। हम लोग कई बार हमने बात किया था, रामकृष्ण, बुद्ध, यीशु, मोहम्मद, श्री चैतन्य, श्री रामकृष्ण, ये जो पुरुषोत्तम परंपरा है, उन लोग जब रहते हैं, उन लोग चले जाने के बाद इसमें ग्लानि होने लगती है, इसमें डाउनफॉल होने लगता है, ये सब है जिसका परिणाम हम लोग देख रहे हैं। लेकिन जो ओरिजिन है वहां पे हमने कहीं पर डिफरेंस नहीं देखा है। तो इन लोग जब आते हैं जुगानुपातिक, जब ये आते हैं जुगानुपातिक ज्ञान को, विज्ञान को हमारे एग्जिस्टेंस के साथ जोड़ देते हैं, तब जाके एक साइंस ऑफ लाइफ उनके माध्यम से आते, उनके पास सारे प्रश्नों का उत्तर होता है और उनका जीवन देखने से भी पता चलता है। जितने भी तरीके के लोग उनके पास आए, सारे लोगों का, वो साइंटिस्ट आए, एक हिस्टोरियन आए, पॉलिटिकल लीडर आए, एक हाउसवाइफ आए, एक किसान आए, एक सोशल साइंटिस्ट आए, सारे एक एजुकेशनिस्ट आए, एक रिसर्च साइंटिस्ट आए, सबका उत्तर उनके पास तैयार रहता है, बिकॉज दे हैव द इनर नॉलेज, वो उनको उजागर कर सकता है। तो उनके सब ऐसा कोई व्यक्ति अगर घर में, परिवार में रहे एज ए सेंट्रल फिगर, तो बच्चों को परवरिश होने में ज्यादा, इसीलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया था, बचपन में 12 साल की उम्र में बच्चे को दीक्षा दिला दो, गुरु के साथ जोड़ दो, दीक्षा दिला दो। आज भी उस प्रक्रिया को गुरु के साथ जोड़ना मतलब आश्रम में जाने की जरूरत नहीं है, घर में ही गुरु के साथ जोड़ दिया जा सकता है। और हम लोग तो करते ही हैं, 12 साल की उम्र के में बच्चे को जोड़ दे। जब उसके अंदर इंक्विजिटिवनेस पैदा होने लगता है, जब उसको उसके अंदर प्रश्न पैदा होता है, उसी समय ऐसे व्यक्ति के साथ जोड़ दो जो उनके पास सारे प्रश्नों का उत्तर सही तरीके से है। और एजुकेशन का और एक बड़ा पर्पस है, हाउ मच आई एम एबल टू इंटर रिलेट अमॉन्ग द सब्जेक्ट्स। इसको आजकल इंटरडिसिप्लिनरी नॉलेज सिस्टम के बारे में आजकल चर्चा कर, इंटरडिसिप्लिनरी एजुकेशन मतलब एक एक विषय के साथ दूसरे विषय का जो इंटर रिलेशनशिप है उसको लाना। जैसे मान लीजिए हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, हाउ फिजिक्स इज कनेक्टेड विद केमिस्ट्री एंड हाउ इट इज कनेक्टेड विद मैथमेटिक्स, हाउ इट इज कनेक्टेड विद हिस्ट्री, हाउ इट इज कनेक्टेड विद ज्योग्राफी, हाउ इट इज कनेक्टेड विद फिजिक्स, फिलोसफी, हाउ इट इज कनेक्टेड विद साइकोलॉजी। सारा एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। एक प्रॉपर शिक्षक जो होता है, अगर कोई विशेष विषय का वो मास्टर है, he is able to relate his subject with all of these subjects, तब जाके उसको बच्चे को समझ में आता है all are one। और जब एक विषय को दूसरे विषय के साथ वो कनेक्ट करने की जो कला है, वो जो जितना वो उसमें आत्मस्थ कर पाएगा, उसको आयत्त कर पाएगा, उसमें उसकी मास्टरी उतनी ज्यादा होगी। उसके अंदर वो रिसर्च माइंडसेट से उस सब्जेक्ट को वो देख पाएगा, उसको वो इंप्लीमेंट कर पाएगा फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स अराउंड अस। समाज में जो समस्या है, लोगों की जो समस्या है, परिवेश का जो समस्या है, उस समस्या का समाधान करने में उस नॉलेज को वो अप्लाई कर पाएगा, बिकॉज ही नोज हाउ इट इज इंटरकनेक्टेड। समाज में जाने के बाद उसको जैसे मान लीजिए हम लोग कोविड का दवाई इंजेक्शन हम लोग निकाले, वो केवल एक केमिकल सब्सटेंस ही नहीं है,
उसके साथ साइकोलॉजी जुड़ा हुआ है, उसके साथ बायोलॉजी जुड़ा हुआ है, उसके साथ एनवायरनमेंट जुड़ा हुआ है, उनके साथ ज्योग्राफी जुड़ा हुआ है, उसके साथ हिस्ट्री जुड़ा हुआ है, उसके साथ इकोनॉमी जुड़ा हुआ है। सारी चीज को देख के उसको आपको इन्वेंट करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा। वो हो जाता है एडुकेशन। तो वो एडुकेशन एक शिक्षक छात्र के बीच में तभी दे पाएगा जब ये इंटररिलेशनशिप को वो स्टूडेंट के सामने में रख पाएगा। इस तरह की शिक्षा को अगर हम लोग दे पाएंगे तो वो क्या होगा, उसके अंदर इंडस्ट्रियल माइंडसेट डेवलप करेगा, इंक्विजिटिवनेस डेवलप करेगा। क्यों? क्योंकि एलिवेटेड इंटेलेक्चुअलिज्म का एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि हाउ टू प्रेजेंट थ्योरी थ्रू प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। क्योंकि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के साथ अगर थ्योरी को प्रेजेंट करते हैं तब जाके उसको थ्योरी अच्छे से समझ में आएगा। क्यों? कैसे? जैसे मान लीजिए खिलौना बनाने दिए बच्चे को, उस खिलौना बनाने के दौरान उसको हम मैथमेटिक्स सिखा सकते हैं, फिजिक्स का लॉज सिखा सकते हैं, एनवायरनमेंट सिखा सकते हैं, हिस्ट्री सिखा सकते हैं, ज्योग्राफी सिखा सकते हैं, उस खिलौने के को कनेक्ट करके किसी भी सब्जेक्ट के साथ उसको कनेक्ट उस एप्लीकेशन को हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि उसके अंदर में इंटरेस्ट डेवलप करेगा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज हाउ डिफरेंट सब्जेक्ट्स आर इंटरकनेक्टेड। दैट इज द मेन पर्पस ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन का एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है हाउ टू रिवील द इंटरकनेक्टिविटी बिटवीन द सब्जेक्ट्स, जिसको हम लोग इंटरडिसिप्लिनरी एजुकेशन सिस्टम कहते हैं। अभी जो कॉम्पिटिशनल थिंकिंग में इस चीज़ को लाने का प्रयास किया जा रहा है न्यू एजुकेशनल पॉलिसी में। इससे क्या होगा कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट माइंडसेट डेवलप करेगा। तो उससे क्या होगा कि एक तो एजुकेशन उसका बढ़िया होगा, थ्योरी को अच्छे से वो समझ पाएगा, साथ साथ इंडस्ट्रियल माइंडसेट डेवलप करने से एक इनोवेटिव माइंड डेवलप करेगा, साइंटिफिक एप्टीट्यूड डेवलप करेगा, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट साथ साथ घर घर में फैल जाएगा। तो एक एक घर हमारे धीरे धीरे इंडस्ट्री का यूनिट बन जाएगा। इन दैट केस अनएम्प्लॉयमेंट का जो संभावना है वो घटती जाएगी, इकोनॉमिक ग्रोथ धीरे धीरे मजबूत हो जाएगा, ओवरऑल इंटरनल इकोनॉमी स्ट्रांग होता जाएगा। और इससे क्या होगा कि जो कैपिटलिस्टिक एक्सप्लॉयटेशन का जो संभावना है वो धीरे धीरे घटता जाएगा। देन दे विल बी फोर्स टू कॉम्प्रोमाइज विद द कॉमन पीपल, बिकॉज उसके अंदर में वो टेक से भी हो गया, वो टेक्नोलॉजी आम लोगों के बीच में आ गया, घर घर में आ गया है। तो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है उसमें कॉमन लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो गया, बिकॉज दे आर प्रोड्यूसिंग देयर ओन प्रोडक्ट्स। तो उससे उसका इंटरेस्ट और ज़्यादा है। जब हम खुद अपनी इस चीज़ को प्रोडक्शन करते हैं तो उसके प्रति हमारा लगन जो है वो ज़्यादा गहरा होता है। तो उसमें हमारा इनोवेटिव माइंड से ज़्यादा होगा, उसका इन्वॉल्वमेंट मेरा ज़्यादा होगा। तो एक इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हमारा बीच में जगह, इकोनॉमिक रिवोल्यूशन एक पैदा होगा। तो दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ एजुकेशन विच कुड बी इम्प्लीमेंटेड फॉर आवर नेशनल ग्रोथ। चाइना कुछ हद तक इस चीज़ को किया है, इसलिए उसका इकोनॉमी देखिएगा हर घर में कोई ना कोई, हर घर में इंडस्ट्री का एक ब्रांच उस फैल गया है। हर घर में सारे लोग एक सुई से लेके एरोप्लेन तक सारा चीज़ वो बना रहा है, और उसमें कॉमन पीपल का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है। तो दैट इज़ द बिग थिंग फॉर इकोनॉमी। एक ऑल्टरनेटिव इकोनॉमी का एक फंडामेंटल, इसको हम लोग कहते हैं इंडो आरियन सोशलिस्टिक इकोनॉमी, इसको हम लोग कहते हैं, जिसमें कैपिटलिस्टिक एक्सप्लॉयटेशन का जो पूंजीवादी शोषण का संभावना भी नहीं रहेगा, और राष्ट्र का ज़रूरत से ज़्यादा नियंत्रण भी इसमें नहीं रहेगा। वो मार्क्सिस्ट सोशलिज्म से भी अलग है और कैपिटलिस्टिक सिस्टम से भी अलग है। एक नया जो कॉमन पीपल के हाथ में टोटल इकोनॉमिक पावर भी जा रहा है, और साथ साथ में इंडिविजुअल ओनरशिप भी हट नहीं रहा है। दोनों का एक अच्छा सम्मिलन यहाँ इस क्षेत्र में बन सकता है, और जो आने वाले दुनिया के लिए इकोनॉमी का मोस्ट पावरफुल रिसोर्स बन के उभर सकता है। हम लोग जो एलिवेटेड इंटेलेक्चुअलिज्म की बात कर रहे थे, एजुकेशन का जो मूल फंडामेंटल चीज है कि टू टीच द गर्ल्स दैट हाउ मच दे शुड मिक्स विद द ऑपोजिट सेक्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट, एक्चुअल द इनर मीनिंग ऑफ सेक्सुअल डिजायर इज टू
to have an better child and their own development. तो ये जो इसका जो वैल्यू है, इसका जो मीनिंगफुल एप्लीकेशन है, लॉन्ग टर्म इसका इम्पैक्ट है, उसको समझाना पड़ेगा. ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इज डेवलप्ड थ्रू देम. सो दिस इज द ultimate goal of the marriage. So they should not make themselves so cheap so that purpose will be lost. तो ये जो इसका जो इनर वैल्यू है वो अगर उसको समझाया जाए देन दे विल नॉट टेक इट सो लाइटली. एक अंदर में एक फीलिंग आया और उसको उस फीलिंग के हिसाब से वो अपने आप को फ्लो कर गया. तो जो इसका जो कोर मीनिंग है, वो कोर वैल्यू है, वो समझाना पड़ेगा. इट इज नॉट दैट हाउ टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम इन्फेक्शन ऑफ द डिजीज, जो एज हु जिस एजुकेशन के बारे में कहता है. दैट इज वेरी लोअर लेवल ऑफ sex education. Actual sex education is this, to make them aware of the higher purpose of this relation. So they should make themselves so aware that nothing wrong should happen over there. गलत कुछ नहीं होना चाहिए. गलत मतलब इसका जो मेन पर्पस है उससे वो डाइवर्टेड नहीं होना चाहिए. When the time will come, way of selection should be based on hereditary characteristics, individual characteristics, good qualities, family culture, education, health. All this should be considered, and their selection should not be lower than these factors. गर्ल्स के द्वारा जो सिलेक्शन होगा, हेरिडिटी कम से कम इंफीरियर उससे नहीं होना चाहिए. हेरिडिटी क्वालिटी को हम लोग सब लोग स्वीकार करते हैं, साइंटिफिक फैक्ट. इसको हम लोग इग्नोर कैसे कर सकते हैं? देन इफ दे अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग, ऑटोमेटिकली सो कॉल्ड सोशल डिस्टर्बेंसेस, girls teasing, this will be automatically be controlled. तो ये जो मूल विषय है शिक्षा का, तो जो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है उसको पारिवारिक जीवन में और इंस्टीट्यूशनल एजुकेशन की लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे. टीचर स्टूडेंट का रिलेशन क्या होगा. स्टूडेंट शुड बी अफ्रेड ऑफ टीचर्स सैडनेस. उनका जो मेरी कोई काम से शिक्षक अगर दुखी होगा, उससे वो स्टूडेंट डरेगा, ना कि पनिशमेंट से. जब ये रिलेशन जब बन जाता है, तब छात्रों को पढ़ने के लिए कोई मुश्किल नहीं है. वो किसी भी दुनिया में वो कुछ ना कुछ जरूर अच्छा काम करके निकलेगा, निश्चित रूप से करके निकलेगा. तो आज हमारा चर्चा यहीं समाप्त करते हैं. थैंक यू वेरी मच. और नेक्स्ट इशू पे हम लोग फिर चर्चा करेंगे. अगला विषय हमारा रहेगा हाउ टू विन अदर्स. दूसरे पे विजय प्राप्त हम कैसे करें. वो दोस्त हो, भाई बहन हो, परिवेश हो, अपने आसपास हो. देयर आर सम सीक्रेट टेक्निक्स which we can apply to win others. Win मतलब केवल अपने छोटा स्वार्थ के लिए नहीं, how to win them for the good cause or for togetherness. क्योंकि एक दूसरे के साथ अगर हम खड़े होते हैं तभी जाके शक्ति बनती है. तो एक शरीर का जो एक एक अंग है, एक हाथ है, पैर है, दिमाग है, हार्ट है, लंग है, स्टोमक है, एक दूसरे का सहयोगी है, तभी जाके शरीर चल रहा है. अगर हम इसको अलग कर देंगे, इसको अलग कर देंगे, इसको अलग कर देंगे, तो शरीर नहीं चलेगा. समाज में भी ये जरूरी है और बचने के लिए जरूरी है. तो हाउ ऑल कैन बी टुगेदर. तो यही है विजय प्राप्त करना. विजय प्राप्त करना मतलब उसको हम नौकर बनेंगे नहीं. हाउ ही कुड बी एन एसेट फॉर मी एंड आई कुड बी एसेट फॉर हिम. ये कैसे होगा, और ये है उसका विचार. बहुत इंटरेस्टिंग वो भी होगा. तो देखते देखते हम लोग लगभग 6 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, और 10वां चैप्टर के बाद हम लोग कंक्लूड करेंगे. 10वां चैप्टर, उसके बाद हम लोग एक कंक्लूजन चैप्टर करके हम लोग हमारा इस कोर्स को कंप्लीट करेंगे. एंड वी विल डेफिनेटली गिव एन सर्टिफिकेट फॉर दिस टेस्ट हम लोग करेंगे. और उसके बाद हम लोग सर्टिफिकेट इंस्टीट्यूशन की तरफ से सर्टिफिकेट भी हम लोग देंगे एज ए टोकन ऑफ रिस्पेक्ट एंड लव, so that you can do something for the good for your family as well as the society and the humanity. Thank you very much. Good night.